मित्रों, जैसा कि हम आपातकाल संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल को समझे थे। राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार से और क्यों लगाया जाता है और इसके पीछे क्या प्रावधान थे, किन किन विषयों पर लगाया जाता है और एक किन परिस्थितियों के बेस पर इनको हम लगाते हैं। तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति पे क्या होता है कि पावरफुल होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को वो सूचना मिलने से पूर्व या किसी आपात स्थिति में भी वो आपातकाल को किसी विशेष क्षेत्र या पूरे संपूर्ण भारत पे लगा सकता है। तो ये मैंने सब कुछ क्लियर क्रिएट कर लिया था कि किस प्रकार से ये सब कुछ इसकी प्रावधान किए गए हैं, कैसे ये लागू होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसे राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति वापस भी ले सकते हैं, संसद अनुमोदन नहीं कर सकती है, वापस ले सकते हैं, या संसद चाहे तो 1/10 सदस्यों के 14 दिन में अपने प्रस्ताव को जारी रख सकती है, या उसे समा 14 दिन में अपने प्रस्ताव को दो माध्यम से पेश करते हुए वो उसे खत्म भी कर सकती है। तो ये संसद को भी पावर दी गई थी 1978 में। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन आप जानते हो कि क्यों लगाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि जो केंद्र की जो शक्ति है, केंद्र की जो शक्ति है वो पूर्णतः आप देखोगे राज्य पर हो जाती है, राज्य पर नियंत्रण हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र द्वारा अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तो केंद्र की जो शक्तियां हैं वो राज्य में विस्तृत हो जाती हैं, राज्य में विस्तृत हो जाती हैं। और आप एक चीज़ क्लियर कट कर लो, जो राष्ट्रपति शासन होता है ये किसी राज्य में ही लागू होता है, ये किसी राज्य में लागू होता है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब है किसी अपने राष्ट्र के हितों के लिए या देश की संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अगर राज्य में अगर उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग या संवैधानिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर प्रक्रिया संपादित नहीं हो पा रही है तो फिर राष्ट्रपति उस समय उनको लगता है कि ऐसी अनुशंसा होनी चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो फिर वो लागू करते हैं। आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन तभी लागू हो सकता है जब वहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि संवैधानिक तंत्र, क्योंकि संवैधानिक तंत्र का मतलब ये हुआ कि संविधान के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत राज्य अपनी व्यवस्था को संचालित ना कर पा रहा हो, अपनी व्यवस्था को संचालित ना कर पा रहा हो। जो संवैधानिक तंत्र संवैधानिक प्रावधान के तहत जो विवरण दिया गया है, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, राइट। दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये बात यहाँ पे आती है कि सबसे पहले आप ये समझो, अनुच्छेद जो 355 है वो ये कहता है कि जो राज्य हैं वो संवैधानिक तंत्र के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। उनका शासन प्रशासन है जो भी है उनका निर्वहन जो करेंगे वो संवैधानिक तंत्र के तहत ही करेंगे, यानी कि इसके अलावा अलग से शासन व्यवस्था को चलाने का अधिकार नहीं है। ये 355 अनुच्छेद कहता है, राइट। जबकि 356 अनुच्छेद स्पष्ट ये करता है कि अगर अगर राज्य संवैधानिक तंत्र के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर शासन व्यवस्था को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहा है, तो निश्चित ही वहाँ पे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के जो अनुच्छेद है वो 356 ये स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति शासन किन विषयों पर लागू हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि 355 के तहत जो संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था दी गई है कि राज्य है वो संवैधानिक तंत्र के तहत कार्य करेगा। अगर वो इसके तहत काम नहीं कर पाता है तो 356 के तहत उस पर राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल लागू हो जाता है। अर्थात राष्ट्रपति जो शासन है या जिसे हम संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल कि किन किन विषयों के आधार पर लग सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि 356 के तहत अगर संवैधानिक विफलता हो, यानी कि राज्य जो है वो संवैधानिक विफल हो। का मतलब ये है कि संविधान के जो प्रयोजन दिए गए, संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, अगर इनके अनुरूप राज्य अपनी व्यवस्था को नहीं क्रिएट कर पा रहा है या इसको नहीं संचालित या संपादित कर पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में 356 के तहत राष्ट्रपति है वो शासन लागू कर सकते हैं, राइट। तो राष्ट्रपति शासन को हम एक संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये क्लियर कट कर लीजिए कि राष्ट्रपति जो शासन है वो विवेकाधिकार नहीं है, क्योंकि विवेकाधिकार नहीं है।
ये संसद मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और ये राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है एक किसी क्षेत्र में या मतलब कि एक राज्य के अंतर्गत ही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ये राज्य में ही लागू होता है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत जो संवैधानिक विफलता जब वो अनुरूप शासन नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो इस स्थिति में वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। तो इसके लिए भी आप जानते हो मंत्रिमंडल की एक सिफारिश होना आवश्यक होती है, कि मंत्रिमंडल जो शब्द है इसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, क्योंकि इस जो आपातकालीन व्यवस्था है उसमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सिफारिश लेना एक बहुत ही कठिन या जटिल कार्य पड़ता है। तो इसलिए मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं 15 से 20, उनका सिफारिश ही आप अगर उचित तरीके से ले लेते हो, सहमति के आधार पर ले लेते हो, तो फिर उसके आधार पर ही या उसके परामर्श से राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। चलिए, तो राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया, राइट। अब राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तो आपको एक बात क्लियर कट होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन ऐसे लागू नहीं हो जाएगा। इसके लिए भी उद्घोषणा तो कर सकते हैं, उद्घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उद्घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर 2 माह के अंदर अंदर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। तो आपको एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा जरूर हो जाती है कि 2 माह के अंदर अंदर फिर इसे अनुमति लेना आवश्यक है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में पहले 2 माह ही था, लेकिन उसे बाद में 1 माह कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति शासन में अभी भी 2 माह है, और 2 माह के अंदर अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि संसद द्वारा अगर अनुमोदन हो जाता है, संसद द्वारा अगर सामान्य बहुमत से, संसद इसमें सामान्य बहुमत से अगर इसमें अनुमोदन कर देती है, तो निश्चित ही ये राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति जो शासन है ये 6 माह तक लागू हो सकता है, 6 माह तक लागू हो सकता है। लेकिन इसे इसे से अधिकतम 3 वर्ष के लिए, इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, राइट। अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको एक बात क्लियर कट कर लो कि 3 मतलब कि 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी आप जानते हो संसद की यहाँ पर अनुमति आवश्यक होती है, क्योंकि संसद के बिना ये जो आपातकाल की समय अवधि है इसको आप नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए कि संसद है प्रत्येक 6 माह में, यानी ऐसा नहीं है कि एक साथ 3 वर्ष को लिए बढ़ा दे। तो संसद जो है वो प्रत्येक 6 माह में इसे क्या करती है, बढ़ाती है, राइट। अब बात ये आती है कि ये 6 माह के लिए तो बढ़ाती है, कंडीशन कुछ ऐसी बनती हैं कि 3 वर्ष के लिए तो बढ़ा देती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी जानते हो कि लोकसभा जो है कि उसका कार्यकाल कब तक रहता है या कार्यकाल उसका विघटन भी होता है। तो आप एक चीज़ यहाँ समझ लो कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसकी उद्घोषणा होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि संसद की अनुमति 2 माह के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में घोषणा अगर राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो घोषणा कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही क्या होता है कि लोकसभा जो है वो विघटित हो जाती है। लोकसभा का समयकाल पूरा हो गया, लोकसभा विघटित हो गई, या हम कह सकते हैं कि ये पूरा बहुमत ना होने की वजह से भी विघटित हो जाती है। तो लोकसभा अगर विघटित हो जाती तो ऐसी अवस्थिति में या ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब लोकसभा अगर घोषणा पत्र के दौरान विघटित हो जाती है, राइट, विघटित हो जाती है, तो फिर क्या होता है, मतलब कि ऐसा होता है कि विघटित हो गई। अब 2 माह जो अवधि दी गई है, तो 2 माह के अंदर अंदर मतलब अपनी मंजूरी ये नहीं दे पाई और लोकसभा विघटित हो गई, राइट। तो फिर क्या होता है कि जब पुनर्गठित होगी, जब लोकसभा जब पुनर्गठित होगी, तो पुनर्गठित होने के बाद 30 दिन तक, पुनर्गठन होने के समय ही 30 दिन तक ये घोषणा जारी रहती है। तब तक फिर इसे क्या है कि लोकसभा जो पुनर्गठित हुई है, इसमें ये जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो जारी हुई है वो 30 दिन तक और बरकरार रहेगी। तो इसके लिए
ये लोकसभा जो है अपना क्या है अनुमोदन दे देगी, राइट, लोकसभा अपना अनुमोदन दे देगी, लेकिन इससे पहले राज्यसभा का अनुमोदन हो जाना चाहिए, राज्यसभा का अनुमोदन हो जाना चाहिए, राइट। अब बात यहाँ ये समझ लीजिए आप कि लोकसभा पुनर्गठित तो हो जाती है, इसके बाद 30 दिन तक ये मतलब घोषणा पत्र जारी रहता है, तो लोकसभा को फिर 30 दिन के अंदर अंदर क्या है अपनी घोषणा पत्र पर अनुमोदन देना है, और राज्यसभा पहले ही दे देती है, क्योंकि जिस समय लोकसभा विघटित हुई थी उस समय घोषणा पत्र जारी हुआ, लोकसभा विघटित हो गई। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि राज्यसभा तो विघटित होती नहीं है, राज्यसभा विघटित नहीं होती तो राज्यसभा बरकरार रहेगी, तो फिर राज्यसभा क्या है इसमें अनुमोदन अपना दे देगी। इसके बाद क्या होता है कि लोकसभा जब पुनर्गठित होती है तो इसके बाद 30 दिन तक यही घोषणा पत्र जो राष्ट्रपति ने जारी किया था 30 दिन तक रहता है, तो फिर लोकसभा है कि अपना बहुमत देती है सामान्य, और लोकसभा आप जानते हो कि इसमें अनुमोदन देती है, तो जो अनुमोदन होता है वो सामान्य बहुमत से होता है। तो यहाँ पर आप दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए कि कई कंडीशन है, यहाँ पर 2 माह है तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह था, यहाँ पर सामान्य बहुमत है तो वहाँ विशेष बहुमत था, ठीक। आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लो, यहाँ पे एक माह है, यहाँ 2 माह है, यहाँ सामान्य बहुमत है, और राष्ट्रीय आपातकाल में 2 माह है, मतलब विशेष बहुमत से था, ठीक। और व्यवस्था सब यही है, व्यवस्था सब यही है 6 माह तक, और ये 3 वर्ष तक यहाँ अवधि दी गई है, ये अवधि क्लियर की गई है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में ही अनिश्चित अवधि दी गई है, मतलब कि इसमें कोई समय अवधि है नहीं, समय अवधि है नहीं, ये लंबे समय तक जो संसद होती है वो बढ़ा सकती है, ठीक है। तो आप एक दिमाग में क्लियर कट कर लो कि ये किन बेसिस पर इसको बढ़ाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसे 6 माह के लिए 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और संसद ही इसे बढ़ा सकती है। लेकिन आप जानते हो कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत हमने आपको बताया था आपातकाल से संबंधित बहुत सारे 78 के तहत व्यवस्थाएं की गई। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन में ये स्पष्ट कर दी गई कि संसद जो है, जो राष्ट्रपति शासन जो जारी किया गया है, ठीक, राष्ट्रपति जो शासन को जो जारी किया गया है उसे 6 माह के लिए 6 माह के लिए तब बढ़ा सकती है। तो इसके लिए कंडीशन दी गई हैं, 2 कंडीशनें में दे दी गई हैं। पहली कंडीशन ये दी गई है कि यदि पूरे भारत में या पूरे किसी राज्य में किसी एक भाग में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, यानी कि जो 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, ये 6 माह के लिए तभी बढ़ाया जाएगा जब राज्य में या भारत में, राज्य का मतलब किसी राज्य में किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, कि आपातकाल लगा हो, या से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में राष्ट्रपति लागू हो, संपूर्ण भारत में राष्ट्रपति नहीं मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ऐसी कंडीशन में ये जो संसद है वो 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। दूसरी कंडीशन और इसमें दी गई है, इसमें ये दी गई है कि चुनाव आयोग अगर ये चीज़ को प्रमाणित कर देता है कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव में जो चुनाव के संदर्भ में अगर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनाव आयोग है उसको ये प्रमाणित कर देता है कि जो राज्य में ये मतलब राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसमें विधानसभा के जो चुनाव है उसमें कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, तो वहाँ पर ये 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, राइट। पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज़ें और जाननी चाहिए कि चुनाव आयोग इस चीज़ को प्रमाणित कर देता है कि अगर जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव की कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, तो इसका मतलब ये एक चीज़ आप ये समझिए कि जिस राज्य में ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ पर जितनी जो भी विधायिका होती है, वहाँ की जो मंत्री परिषद होती है वो भंग हो जाती है, भी हम इसके प्रभाव पड़ेंगे, तो वहाँ पर चुनाव की जो कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में भी ये संसद जो है वो 6 माह के लिए भी बढ़ा सकती है, राइट। चलिए, तो आप ये चीज़ें दिमाग में रख लो, ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की, यानी कि वैसे 6 माह के लिए बढ़ाएगी, अगर 1 वर्ष से भी अगर ऊपर बढ़ाती है तो इसके लिए ये 2 कंडीशन दी गई हैं, तो फिर पुनः 6 माह के लिए वो 3 वर्ष तक तभी बढ़ा सकती है, ठीक है। 6 माह में केवल तभी 6 माह के लिए तभी बढ़ा सकती है जब ये 2 कंडीशनों को वो अनुरूपित करे या अनुरूपण करे उसका, तो समझ सकते हो ये बातें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है
वो किन विषयों पर कैसे लगाया जा सकता है, उसका अनुमोदन किस प्रकार से होता है, इसके विषय में हमने आपको कंप्लीट समझा दिए। अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू है, तो इसकी अधिकतम जो आयु दी गई है वो 3 वर्ष दी गई है, राइट, 3 वर्ष दी गई है। लेकिन इससे पहले भी क्या इसे वापस लिया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, इसे वापस लिया जा सकता है। तो वापस लेने के लिए यहाँ पर संसद की मंजूरी संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं वो पत्र द्वारा, सुनना, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने एक पत्र द्वारा, या इसको हम पत्र बोलते हैं, इसे हम प्रवर्ती घोषणा कहते हैं, प्रवर्ती घोषणा कहते हैं, इसके द्वारा क्या है, ये वापस ले सकते हैं, ये राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। लेकिन ये वापस लेते किसकी सिफारिश पर हैं? वो लेते हैं मंत्रिमंडल की, राइट, अपनी विवेकाधिकार से सिर्फ नहीं ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि जब राष्ट्रपति शासन जब वापस लेते हैं राष्ट्रपति, तो उस समय संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति स्वयं एक पत्र जारी करते हुए प्रवर्ती घोषणा का उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन इसमें मंत्रिमंडल की सिफारिश होना चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 356 के विषय में, आपने समझ लिया। अब कंडीशन ये आती है कि 365 अनुच्छेद क्या कहता है। 365 अनुच्छेद के आधार पर भी आप जानते हो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो ये इसमें कुछ कंडीशन ये दी गई हैं कि अगर केंद्र द्वारा अगर संवैधानिक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, का मतलब ये हुआ कि अगर आप जानते हो कि संवैधानिक तंत्र के तहत अगर वो काम नहीं कर पा रही है, तो 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और 365 स्पष्ट ये करता है कि अगर केंद्र द्वारा कोई उचित ढंग से विनियमन तरीके से, हम कह सकते हैं विनियमन तरीके से, अगर संवैधानिक तंत्र के तहत अगर कोई भी केंद्र द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, कोई भी दिशा निर्देश दिया जाता है, और वो दिशा निर्देश जो है वो आप देखोगे केंद्र की प्राथमिकता को बरकरार रखने के लिए, केंद्र की प्राथमिकता को बरकरार रखने के लिए उसको लगता है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था है वो संवैधानिक तंत्र के अनुरूप है। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर संसद या केंद्र क्या करती है, दिशा निर्देश देती है राज्यों को कि आपको ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, या राष्ट्रपति इसका दिशा निर्देश देते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जारी प्रपत्र है, वो प्रपत्र जो है केंद्र की जो संसद है उसके द्वारा मतलब प्रमाणित एवं संवैधानिक तंत्र के अनुरूप है। ऐसे दिशा निर्देश को अगर मानने से कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अनुरूप ये काम नहीं कर पाती है, मतलब जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप काम नहीं कर पाती या मानने से इनकार करती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी 365 के तहत राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो कंडीशन वही है, बस यहाँ पे 365 उसमें बस यही स्पष्ट कर देता है कि जो केंद्र द्वारा अगर कोई दिशा निर्देश दिया जाता है, उस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग राज्य जो हैं अपनी व्यवस्था को अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था को संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो दिशा निर्देश केंद्र ने दिए हैं, तो केंद्र क्या करती है 365 के तहत भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि संघात्मक व्यवस्था तो एक औपचारिक समझ लो कि जब 365 या कहता है कि केंद्र जो कहेगा वो राज्य को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो तुम्हारी मंत्रिपरिषद भंग कर देंगे, तुम्हारी सरकार भंग कर देंगे, ऐसा होता है। तो फिर ये संघात्मक व्यवस्था किस चीज़ की है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो, ये औपचारिकता है एक प्रकार की संघात्मक व्यवस्था की। यहाँ पर हमारे देश में भी एक प्रकार के कई सारे ऐसे पुष्टि की जाती हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान में हैं जो संघात्मक से एकात्मक की ओर निर्देशित करते हैं या उनको पुनर्विवेचित करते हैं। चलिए, ये कंडीशन आप समझ सकते हो, और आपको बताई दिया राष्ट्रपति शासन लागू होने के क्या क्या विषय हैं, कैसे क्या होता है, ये सब कंडीशन आप समझ सकते हो। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन लागू, तो अब अभी तक जो हुआ था सबसे पहले पंजाब में हुआ था 1951 में, पंजाब में सबसे पहले 1951 में ये लागू किया गया था, राइट। इसके बाद आप जानते हो ये 100 से ऊपर बार भी इसे लागू किया गया है, 100 से
ज़्यादा बार ये राष्ट्रपति शासन हमारे देश में लग चुका है, अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा लग चुका है, अलग अलग राज्यों में, एक एक राज्यों में दो दो तीन तीन बार। बिहार में देख लो, पंजाब में देख लो, और आप हरियाणा में देख लो, इधर जम्मू कश्मीर में, इधर सब में आप अगर देखोगे ना तो बहुत बार ये लागू हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 100 से ज़्यादा बार ये लागू हो गया है। चलिए, तो अब हम इसमें ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जो शासन है ऐसे ही लागू तभी होता है जब इस पर लिखित मंत्रिमंडल सिफारिश देता है, ऐसे नए लागू नहीं करते हैं। ये थोड़ा प्रभाव को और समझ लो, प्रभाव क्या होते हैं, मतलब इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो इसका प्रभाव ये होता है कि केंद्र द्वारा राज्य पर नियंत्रण हो जाता है, राज्य पर नियंत्रण हो जाता है। और वो किन किन विषयों पर होता है, वो होता है आधिकारिक तौर पर भी हो जाता है। आधिकारिक तौर का मतलब ये है कि जो अधिकारी होते हैं, एक राज्य लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों पर भी आप जानते हो कि केंद्र के अधिकारी हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाओं को संचालित कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी जगह केंद्र के जो अधिकारी होते हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं और व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है, ठीक है। और विधानसभा विघटित की जा सकती है, विघटित की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जब वो ये लागू होता है तो विधानसभा को विघटित कर सकते हैं या वो कर देते हैं, आप ये समझ सकते हो। तो जब लोग विधानसभा विघटित हो जाएगी तो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक ही भंग हो जाएगी। तो आप ये चीज़ें खुद समझ लीजिए कि इसके जो प्रभाव हैं वो कई तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो विधानसभा में जो भी पावर होती है, ठीक है, उसकी पावर संसद को चली जाती है, तो संसद है उस पर क्या है, कानून बना सकती है। दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि जितने भी राज्य सरकार के कार्य होते हैं वो कार्य जो है वो जो कार्य हैं उन कार्यों को राज्यपाल तथा अन्य कार्य जो अधिकारी होते हैं उनको भी ये शक्ति मिल जाती है। यानी कि राज्यपाल भंग नहीं होते हैं, एक बात आप दिमाग में क्लियर कर लेना, राज्यपाल रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो राज्यपाल के माध्यम से ही है, या राष्ट्रपति जिसे अपना एक सलाहकारी परिषद द्वारा भी या सलाहकारी व्यक्ति द्वारा के माध्यम से भी राष्ट्रपति शासन को रेगुलेट करा सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रपाल को ले लो, तो राज्यपाल जो होते हैं वो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उस समय देखा जाए तो राज्यपाल ही प्रमुख फिर हो जाते हैं, राष्ट्रपति शासन जरूर लगा होता है लेकिन राज्यपाल वहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद आप ये जान सकते हो कि राष्ट्रपति अगर चाहता है कि वहाँ पर जितने भी कार्य हैं और उन कार्यों को क्या करना चाहे, वो जितने भी कार्य को, मतलब यह है कि वहाँ पे प्राधिकरण, मान लो राज्य स्तर पर जो संस्थाएं होती हैं, प्राधिकरण अथॉरिटियाँ होती हैं, उनको भी वो निलंबित कर सकता है। ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत ये व्यवस्था की गई, राइट। लेकिन करता है नहीं करता उस पर डिपेंड है, वो कर सकता है। चलिए, इसके बाद आप ये जानना चाहिए आपको कि मंत्रिपरिषद को ये भंग कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं आप जानते हो कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य की विधानसभा है उसको भी विघटित कर सकते हैं, राइट। विघटित करते ही नहीं है, विघटित कर सकते हैं। अगर विधानसभा विघटित हो जाती है तो फिर मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद को भंग करते हैं। विधानसभा जो होती है एक्चुअली में आप देखा जाए तो मंत्रिपरिषद अगर भंग हो रही है तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हो कि विधानसभा भी विघटित है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा से ही बनती है, और विधानसभा जब विघटित होगी तो मंत्रिपरिषद नहीं तो विधानसभा नहीं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, राइट। तो ये कंडीशन समझ सकते हो कि वो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं और विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद को तो भंग करते ही हैं वो, ठीक है। तो ये इसके थोड़े प्रभाव हैं, और इनसे संबंधित जो विषय है वो संसद बनाती है। संसद के विषय जो हैं वो राज्य की विधानसभा के विषयों के समान ही माने जाते हैं। इसके बाद अगर आप समझना चाहो
कि जितने भी ये विघटित हो जाती है तो जितना भी इनका पावर है वो संसद को ही चला जाती है, चाहे वो बजट से संबंधित हो, चाहे विधेयक से किसी से रेलिवेंट हो, किसी भी कानून से संबंधित हो, वो सभी संसद को चले जाते हैं। इसके बाद आप चीज ये भी आप समझ लीजिए संसद को भी यहाँ एक पावर मिल जाती है, संसद को ये पावर मिल जाती है कि जिस राज्य में ये विधानसभा विघटित हुई है, जिस राज्य में ये विधानसभा विघटित हुई है, तो उसमें जो विधि बनाने की शक्ति है तो वो स्वयं बना सकती है। इसके बाद वो राष्ट्रपति को भी विधि बनाने की शक्ति दे सकती है, राष्ट्रपति को भी उसको विधि बनाने की शक्ति दे सकती है, या किसी ऐसे अधिकारी को भी दे सकती है जो राष्ट्रपति जिसे अनुशंसित करे, या जिसे अनुशंसित करे का मतलब यह है जिसे सही लगे, उसे उचित समझे ढंग से, तो उसे भी करने के लिए पावर दे सकती है। वो संसद पे डिपेंड करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि कभी कभी ये राष्ट्रपति शासन तो लागू है, तो इसकी जगह पर जो संसद है वो आप जानते हो ये पावरफुल हो जाती है। लेकिन संसद भी आप जानते हो कि उस समय संसद का भी अगर किसी परिस्थिति बस सत्रावसान हो जाता है, या सत्रावसान का मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसका सत्रावसान कर देते हैं, या कोई भी ऐसा सदन है जो चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, और 6 माह के अंदर अंदर किसी भी कानून को बनाने के लिए 6 माह की दोनों की अनुमति होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये संसद वहाँ पे अनुपस्थित है, तो फिर क्या करती है, क्योंकि संसद का राज्य में प्रवाह हो जाता है, तो वहाँ पर जो कार्य करेगी वो संसद ही करेगी, और संसद का भी सत्रावसान है और संसद में भी कोई सदन नहीं आ रहा है, तो फिर राष्ट्रपति जो हैं वो अध्यादेश राज्य पर जारी कर सकते हैं, अध्यादेश राज्य के लिए भी जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करने की कंडीशन जो है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। ऐसी क्या कंडीशन होती है, ये अधिकतम 6 माह के लिए होता है, 6 माह के अंदर अंदर बैठक होना अनिवार्य होती है। इसके बाद 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, वो हम सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए, तो अब हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे इसमें। चलो, तो इसमें इतना ज़्यादा खास है नहीं, इतना पर्याप्त है। तो राष्ट्रपति शासन के विषय में मैंने जानकारी दी है आपको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी प्रावधान थे, वो मैंने आपको मतलब एक प्रकार से डीपली तरीके से समझा दिए हैं। इसमें अगर और कुछ अगर जानना हो तो खास अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। तो अगर इसमें अगर कुछ और भी जानना हो तो फिर समझते हैं। अब इसके अंतर्गत आप जानते हो कि उच्चतम न्यायालय के क्या दिशा निर्देश हैं, उच्चतम न्यायालय के क्या दिशा निर्देश हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो बरकरार रहती हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल केवल कार्यपालिका की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, राइट, विधायिका की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उच्च न्यायालय की शक्तियां स्वतंत्र होती हैं, ठीक। इसके बाद उच्चतम जो न्यायालय है, इसके कुछ दिशा निर्देश ये होते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति ना तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने मनमाने ढंग से लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति आप राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल अपने ढंग से लागू कर सकते हैं, राइट। ना ही राष्ट्रपति शासन अपने मनमाने ढंग से लागू कर सकते हैं, समझ रहे हो। राष्ट्रपति शासन भी अपने मनमाने ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संसद की अनुमोदन होना आवश्यक होता है, ठीक है। इनके लिए संसद का अनुमोदन होना आवश्यक होता है, तभी ये लागू होगा। उद्घोषणा करना एक अलग बात होती है और लागू होना अलग बात होती है, राइट। उद्घोषणा तो कर सकते हो, लेकिन अगर उद्घोषणा करने के बाद अगर अनुमोदन नहीं हो पाता है तो फिर ये 6 माह के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उद्घोषणा होना चाहिए, उद्घोषणा भी होना चाहिए। तो उद्घोषणा होने के बाद फिर ये 6 माह तक बरकरार रहता है, या तो फिर ये उद्घोषणा 2 माह के अंदर नहीं होती है, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये राष्ट्रपति शासन हो चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो नहीं माना जाएगा, ये उच्चतम न्यायालय कहता है, राइट। कंडीशन आप ये समझ सकते हो कि इसमें संसद के अनुमोदन होना आवश्यक होता है। दूसरी बात है कि मनमाने ढंग से आप ना राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हो ना राष्ट्रपति शासन, इसलिए ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायिक समीक्षा के
ये अधीन होते हैं। और न्यायिक समीक्षा आपको पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे बरकरार रख दिया था, क्योंकि इससे पहले आप जानते हो 38वां संविधान संशोधन जो 1975 को हुआ था, इसके तहत इसमें स्पष्ट ये किया गया था, सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी न्यायिक समीक्षा है, जो न्याय समीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, जो न्यायिक समीक्षा है, ये राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, इन विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। समझ रहे हो? तो पहले 38वां संविधान संशोधन में कोई भी प्रावधान था, चाहे कोई भी कानून ले लो, राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं, और भी विषय अगर हों तो न्यायिक समीक्षा से वो परे थे। राइट, न्यायिक समीक्षा से वो परे थे, यानी कि उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। 38वां संविधान संशोधन 1975 में ये बात स्पष्ट की थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन 1978 में फिर बाद में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी, तो फिर 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उस समय फिर ये न्यायिक समीक्षा है उसको पुनः वापस दे दिया गया, वो पुनः सुप्रीम कोर्ट को संसद में वापस दे दिया। तो यही न्यायिक समीक्षा है। अभी ये एक मूल ढांचा बन गया है, ये एक मूल ढांचा बन गया है। तो अब इस पर आप जानते हो कि न्यायिक समीक्षा जो है, चाहे राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, कोई भी आपातकाल हो, कोई भी कानून हो, उस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। कोई भी कानून नहीं है जो न्यायिक समीक्षा के परे हो, ठीक, न्यायिक समीक्षा के अधीन ही रहेंगे, चाहे 9वीं अनुसूची में क्यों ना डाल दिए जाए। 9वीं अनुसूची में भी अगर प्रावधान आप डाल देते हो, तब भी उस पर क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलो, तो ये कंडीशन बेस हैं, ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से हो। दूसरी बात है कि राज्यपाल को इसमें क्या पावर दी गई है कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं क्या। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू तो नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श कर सकते हैं क्या। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि परामर्श तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्धारित कुछ मानदंड दिए गए हैं कि राज्यपाल को ये देखना चाहिए कि अगर वहाँ पर ऐसी परिस्थिति है जो संवैधानिक तंत्र के तहत अगर व्यवस्था नहीं रेगुलेट हो पा रही हैं, या जो केंद्र द्वारा दिशा निर्देश हैं उनके तहत अगर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, तो राज्यपाल वहाँ पे परामर्श कर सकता है, राष्ट्रपति से बोल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक है और राज्यपाल चाहे तो वहाँ पर लागू करा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन बेस होते हैं और बिना कंडीशन के ऐसे लागू नहीं होता है। ओके, चलिए, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि कोई भी, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, वैसे हम राष्ट्रपति शासन की ही बात करेंगे। चलो ठीक है, तो इसमें ये जो व्यवस्था थी ना, ये व्यवस्था बाद में आप जानते हो कि 1978 के बाद ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। फिर इसके बाद एक मामला और आता है, वो बॉम्बई जो मामला है, बॉम्बई मामला जो आता है 1994 का, इस मामले को अगर आप समझोगे तो इसके तहत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में यहाँ पे, मतलब कि कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर राज्यपाल भी परामर्श करते हैं तो उनको लिए भी कुछ शर्तें होती हैं कि बिना शर्तों के आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं ऑपरेट करा सकते हो, ऑपरेट नहीं करा सकते हो। तो इसके लिए आपको पहली बात कंडीशंस में दी गई है 356 के तहत कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को जो घोषणा की जाएगी वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। ये तो व्यवस्था ऑलरेडी भी कर दी गई और बम्बई में फिर से दोहरा दिया गया। इसके बाद आप जानते हो कि राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत होनी चाहिए, राइट, तर्कसंगत होनी चाहिए, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इनकी जो संतुष्टि अतार्किक नहीं होनी चाहिए, दुर्भावना से नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन इसमें ये भी दे दी गई। इसके बाद ये स्पष्ट किया गया कि केंद्र को यह जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रपति शासन को न्याय उचित सिद्ध करने के लिए तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर वो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो उसके लिए तर्कसंगत न्यायोचित हम बोल सकते हैं, न्यायोचित, उन्हें तर्कसंगत न्यायोचित अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करनी पड़ेगी या बताना पड़ेगा कि हाँ, हम इन कारणों की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं। तो ये कारण बताने पड़ेंगे न्यायालय को, तभी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो, अगर
यदि न्यायालय इस चीज़ को समझता है कि अगर राष्ट्रपति की घोषणा है असंवैधानिक है, अवैध है, मनमाने ढंग से की गई है, ठीक है, तो अगर उसने विधानसभा को विघटित कर दिया है राष्ट्रपति ने, तो फिर क्या है कि इनको राष्ट्रपति जो है इनकी उस घोषणा को असंवैधानिक कर देगा, और जो विघटित की गई है, जो विधानसभा विघटित की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, वो पुनर्बहाल हो जाएगी, पुनर्बहाल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इनको, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि कोई भी कार्य अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं तो न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगे, और मनमाने ढंग से अगर वो विघटित कर रहे हैं या वो अतार्किक तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं, तो न्यायिक समीक्षा को तहत वो जांच पड़ताल करते हुए वो असंवैधानिक घोषित करेंगे, और जो वहाँ पे विधानसभा या मंत्रिपरिषद जो भंग की गई है वो पुनर्बहाल हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आप कंडीशन इसमें दे दी गई हैं, स्पष्ट की गई हैं। चलिए, इसमें इसके बाद और भी व्यवस्था की गई है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य विधानसभा को केवल तब विघटित किया जा सकता है, कुछ कंडीशन दी गई हैं कि तब विघटित किया जा सकता है कि जब राष्ट्रपति की घोषणा जो है वो संसद की अनुमति मिलती है, यानी कि संसद की अनुमति होना चाहिए, इसको हम ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके बाद ही राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं, राज्य की विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, पहले विघटित नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन आप समझ सकते हो कि जो राज्य की विधानसभा है, वो विधानसभा जब उद्घोषणा लागू होती है तब विघटित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 माह के अंदर अंदर जब संसद की मंजूरी मिल जाती है, इसके बाद ही राज्य की विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, राइट। राज्य की विधानसभा को तभी विघटित किया जा सकता है कि 2 माह के अंदर मंजूरी मिलना चाहिए, अगर मंजूरी नहीं है तो विघटित नहीं कर सकते, उद्घोषणा खूब करते रहें, कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें इसमें स्पष्ट की गई हैं। चलिए, तो हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि 2 माह के अंदर अंदर अगर राज्य मतलब कि संसद की मंजूरी मिल जाती है, तो अ, राष्ट्रपति हैं वो राज्य की विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर उन्हें मंजूरी नहीं मिल रही है, मंजूरी नहीं मिल रही है, तो आप, एक कंडीशन इसमें और है कि इसे निलंबित तो वो कर सकते हैं, निलंबित तो वो इसे कर सकते हैं, यानी कि विघटित तभी करेंगे जब संसद की मंजूरी मिल जाएगी, अगर मंजूरी नहीं मिलती है तब तक वो इसे निलंबित कर देंगे। मतलब कि इसका कार्य है वो जो है ना, वो अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाएगा, लेकिन ये निलंबित हो जाती है, निलंबित तो हो जाती है। इसका मतलब ये है, निलंबन होने का मतलब ये है कि राज्य सरकार क्या इस पर कार्य नहीं कर सकती, राज्य सरकार भी इस पर अपना व्यवस्था बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है, लेकिन यहाँ संसद भी कानून बना देगी। इसका मतलब ये है निलंबन का, निलंबन का मतलब एक यही होता है कि राज्य भी इस पर अपना कानून बना लेगी और संसद भी कानून बना लेगी, दोनों कानून बना लेगी। यहाँ निलंबन का मतलब ये होता है, और विघटन का मतलब ये होता है कि राज्य पूर्ण रूप से वहाँ कोई कानून नहीं बना सकती है, संसद फिर पूरा कॉपरेट करेगी। समझ रहे हो, दो बेसिक यहाँ पे 2 पॉइंट निकलते हैं। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि अगर संसद की पूर्ण मंजूरी मिल जाती है 2 माह के अंदर अंदर, तो राष्ट्रपति हैं वो राज्य विधानसभा को विघटित कर देंगे। अगर उनको मंजूरी नहीं मिलती है तो इससे पहले जब उद्घोषणा करते हैं तो वो उस समय तक, जब तक मंजूरी नहीं मिलती है तब तक वो राष्ट्रपति जो हैं वो निलंबित कर देंगे, राज्य विधानसभा को वो निलंबित कर देंगे, राइट। और निलंबित कर देंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे संसद अपना कानून बना सकती है, लेकिन वो व्यवस्था जरूर की गई है, फिर तो अनुमोदन कर ही देती है संसद। चलिए, चलो, अगर इनका आप ये चीज़ें और हैं, अगर 2 माह के अंदर अंदर मंजूरी फिर नहीं मिलती है तो फिर ये निलंबित किया गया हो चाहे कुछ भी किया गया हो, ठीक है, विघटन तो नहीं कर सकते, निलंबित भले ही किया गया हो तो ये पुनर्जीवित हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। ये चीज़ें आप दिमाग में क्लियर कट कर लें। चलिए, तो इतना बेसिक पर्याप्त है आपके लिए राष्ट्रपति शासन के लिए। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है, इनको थोड़ा समझ लो। वित्तीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो वित्तीय आपातकाल का मतलब ही है कि वित्त की, फाइनेंशियल की समस्या पर ही लागू होता है, यानी कि 360 के तहत। और आप जानते हो कि वित्तीय आपातकाल हो चाहे राष्ट्रपति शासन हो, इनके लिए कंडीशन है वो सेम दी गई हैं। थोड़ा देखो कैसे, अगर आप देखोगे वित्तीय आपातकाल में, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब लागू हो सकती है?
जब वो आप जानते हो कि वित्तीय परिस्थितियां ज़्यादा हो गई हो या वित्तीय जो कारोबार है वो खतरे में हो। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सही दिशा में नहीं चल पा रहा हो, या जिस प्रकार से हमारे देश में चलना चाहिए, हमारे देश में चलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा हो, तो वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल का मतलब आप यही समझ सकते हो, वित्तीय आपातकाल पूरे भारत में भी लागू होता है और ये किसी क्षेत्र विशेष में भी लागू हो सकता है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल आप जानते हो पूरे भारत में वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी राज्य में भी वित्तीय परिस्थितियां हो तो उस समय वहां भी लागू हो सकता है। तो आप ये चीज़ें समझिए। वित्त का मतलब आप ये समझ लो फाइनेंशियल के लेकर के, या हम कह सकते हैं जो टैक्स सिस्टम है, कर व्यवस्था है, या जो भी हम नियोजित व्यवस्थाएं नियोजित करते हैं या हम जो भी परियोजनाएं लागू करते हैं, तो वो परियोजनाएं बनाने में असंधारण हो या किसी प्रकार की परिस्थितियां आती हो या हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ठीक है, और जनसंख्या निरंतर वृद्धि है, तो ऐसी स्थिति में भी वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। तो वित्तीय आपातकाल संपूर्ण भारत में या किसी क्षेत्र में ये लागू हो सकता है, किसी क्षेत्र में ये लागू हो सकता है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भारत में ही लागू, संपूर्ण भारत में भी ये परिस्थिति आ सकती है वित्तीय संबंधित, और किसी क्षेत्र विशेष में भी परिस्थितियां आ सकती हैं। चलो, तो आप ये कंडीशन देख सकते हो। तो पहली बात तो ये है किसी क्षेत्र विशेष में बहुत कम आती है, क्योंकि ये चीज़ें आप समझते हो कि राज्य जो हैं केंद्र जो है उसकी भरपाई करता रहता है, क्योंकि केंद्र की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो राज्य पिछड़ रहा है उसको कुछ टैक्सेशन के माध्यम से उसको उबारे। तो फिर वित्तीय परिस्थितियाँ नहीं आती, वित्तीय परिस्थितियाँ अगर आएंगी तो केंद्र लेवल पर ही आएंगी, यानी संपूर्ण भारत में ही देखने को मिलेंगी, क्षेत्र विशेष में तो बहुत कम मिलती हैं। तो आप एक चीज़ और इसमें क्लियर कट कर लो कि और इसकी अनुमोदन है वही चीज़ है जो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। दूसरी बात ये है कि मंत्रिमंडल तो इसमें सिफारिश चाहिए ही, क्योंकि राष्ट्रपति अगर वित्तीय आपातकाल लागू करते हैं तो फिर उसके लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश तो अनुरूप होनी चाहिए, राइट। लेकिन आप एक चीज़ आप इसमें ये देख सकते हो कि मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना राष्ट्रपति का कोई पड़ता है, राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव पड़ता है, और ना ही वित्तीय आपातकाल का कोई प्रभाव पड़ता है। ओके, आप एक चीज़ कंडीशन यहाँ पे समझो, मंत्रिमंडल की सिफारिश होना अनिवार्य होती है, इसके बाद वित्तीय आपातकाल लागू होता है। और वित्तीय आपातकाल आप जानते हो कि कोई समय अवधि नहीं, मतलब समय अवधि नहीं दी गई है। अगर एक बार ये लागू हो गया, मतलब एक बार ये लागू अगर हो जाता है, बार ये लागू हो जाता है तो अनिश्चित काल के समय तक ये चलता है, मतलब लागू हो जाता है तो अनिश्चित समय के लिए, हमें कह सकते हैं अनिश्चित काल के लिए ये चलता रहता है। और ये जब तक चलता रहता है जब तक अब राष्ट्रपति जो हैं इसे वापस नहीं लेते, जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं लेते हैं तब तक ये आपातकाल चलता रहता है। ओके, तो सबसे पहले आप एक चीज़ और आप समझ लो कि जब ये लागू होता है तो इसके बाद ये उद्घोषणा करते हैं, मतलब लागू होने से पहले ये उद्घोषणा करते हैं। तो उद्घोषणा करने के बाद ये क्या होता है कि संसद की इसे भी अनुमोदन चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए। तो संसद की अनुमति जो है इसमें आप जानते हो कि 2 माह की अवधि दी गई है, इसमें भी 2 माह की दी गई है कि 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। और कंडीशन वही है, कंडीशन वही है, सेम कंडीशन है। अगर वित्तीय आपातकाल की परिस्थिति में अगर बिना अनुमोदन के संसद का जो लोकसभा सदन है वो अगर विघटित हो जाता है तो जब पुनर्गठित होगा तो उसके 30 दिन तक ये जारी रहेगी, और 30 दिन के बाद में फिर क्या है कि लोकसभा को अपना अनुमोदन देना होगा, और इससे पहले राज्यसभा अपना अनुमोदन दे देना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती तो उसे अनुमोदन राज्यसभा को दे देना चाहिए। और लोकसभा विघटित हो गई तो पुनर्गठन के बाद अगर लोकसभा विघटित नहीं होती है तो फिर वहाँ पे वो अनुमोदन दे ही देगी, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन इसमें है वो सेम कंडीशन है जैसे राष्ट्रपति के शासन में मैंने आपको बताए थे और राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी बताए थे, वही सेम है इसमें भी है, उद्घोषणा अनुमोदन सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुमत जो है यहाँ पर भी सामान्य ही है। बहुमत कैसा होना चाहिए? सामान्य। तो सामान्य बहुमत से ये पारित होना चाहिए उद्घोषणा का, अनुमति जो अनुमति है संसद जो देती है ये सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। सामान्य बहुमत का मतलब ये है आधे से अधिक, ठीक। चलिए, तो आप ये कंडीशन समझ सकते हो कि अगर एक बार संसद के दोनों सदनों से अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, एक बार
संसद के दोनों सदन अगर इसको मंजूरी दे देते हैं वित्तीय आपातकाल की, तो फिर अनिश्चित समय तक ये चलता रहता है, अनिश्चित समय के लिए ये चलता रहता है और ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक से वापस ना लिया जाए। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि पहली बात तो ये है पहली बात तो ये है कि इसकी अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, कि कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन वहाँ पर समय समय पर 6-6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि इसे 6-6 माह के लिए बढ़ाया जाए। यहाँ पर संसद की एक दोबारा अनुमति मंजूरी भी नहीं है, संसद की दोबारा मंजूरी आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। या मंजूरी आवश्यक नहीं है मतलब मंजूरी ली नहीं जाती है। तो एक बार संसद अगर इस पर मंजूरी दे देती है तो फिर ये अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए ये चलता रहता है। और ये जब तक चलता रहता है तब तक इसे वापस ना लिया जाए, तब तक ये चलता है, जब तक ये चलता है तब तक ये वापस ना लिया जाए। चलिए, तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। और बहुमत तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि सामान्य बहुमत से इसे पारित किया जाना चाहिए। लेकिन आप जब ये वापस लिया जाता है, सुनना, जब ये वापस लेते हैं तो फिर आप जानते हो कि उद्घोषणा जब वापस ली जाती है तो फिर अनुवर्ती घोषणा के तहत राष्ट्रपति अनुवर्ती घोषणा जारी करते हैं, और अनुवर्ती घोषणा जब जारी करते हैं तब इसे वापस लिया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज़ इसमें क्लियर कट कर लो, संसद की इसमें कोई फिर आवश्यकता नहीं होती। वापस जब लेते हैं तो संसद की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे राष्ट्रपति में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसद को अलग से उसमें पावर दी गई है। लेकिन इसमें कोई संसद को पावर नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो वित्तीय आपातकाल की ये चीज़ें आप समझ सकते हो, कंडीशन समझ सकते हो, समय अवधि समझ सकते हो। और आप जानते हो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन ये भी है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के अधीन इसे भी रखा गया है, न्यायिक समीक्षा के ये अधीन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, मनमाने ढंग से वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि अब आप यहाँ पे कंडीशन ये समझो, इसके जो प्रभाव पड़ते हैं, इसका जो प्रभाव जो पड़ता है वो आप जानते हो कि जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी होते हैं, कि प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते कम कर दिए जाते हैं, वेतन भत्ता से कम कर दिए जाते हैं। इसके बाद जितने भी न्यायालय होते हैं, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जितने भी न्यायालय होते हैं इनके भी आप जानते हो वेतन भत्ते कम कर दिए जाते हैं। वेतन भत्ते का मतलब है इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, के भी वेतन भत्ते जो हैं वो कम कर दिए जाते हैं, राइट। तो ये इन पे प्रभाव पड़ता है, ये इन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे टैक्सेशन संबंधित, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को भी पावर मिल जाती है कि वो टैक्सेशन में कुछ संशोधन करे या परिवर्तन करे, कुछ बदलाव करे, वो राष्ट्रपति को इसमें पावर मिल जाती है। लेकिन जब सभा बैठती है तो फिर राष्ट्रपति को वहाँ पे अपनी सभा में ये टैक्सेशन से संबंधित अपना प्रस्तुतिकरण रखना पड़ता है, या अपना पत्र रखना पड़ता है कि हमने इस उद्देश्य के लिए ये टैक्सेशन को कम किया है, ऐसा किया है, राइट। क्योंकि वित्तीय आपातकाल में आप जानते हो कि वित्त की फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी अवस्था में जो उन्हें मतलब कि वेतन दिए जाते हैं, जो अधिकारियों को वेतन देते हैं, न्यायाधीशों को जो वेतन देते हैं, तो उनके वेतन भत्ते कट कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, ख़त्म नहीं किए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की का जो व्यवस्था गड़बड़ा गई है उसको संतुलन में लाया जाए या उसे पटरी पर लाया जाए। तो इस उद्देश्य से तो ये सब कुछ किया जाता है। चलिए चलो, तो इसकी आलोचना तो आप जानते ही हो कि आलोचना तो अलग अलग तरीके से की गई है। तो NH कुंजरू ने भी आलोचना की है, ठीक है। तो कुंजरू HN कुंजरू, NH नहीं है, HN कुंजरू है, उन्होंने आलोचना की है कि वित्तीय आपातकाल राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। तो ये खतरा जरूर है, लेकिन संतुलन होना आवश्यक होता है ना। हमारे देश में व्यवस्था तभी चल पाएगी जब इसका संतुलन होना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने आलोचनाएं की हैं, ठीक है। तो इसमें आलोचना आप जानते हो कि संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा, ठीक, केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा, ये आलोचना देख सकते हो। या आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी,
ओके। लेकिन आप यहाँ पे एक कंडीशन आप ये देख सकते हो कि राज्य पर इसका कोई ज़्यादा विधायी शक्तियों पर या कोई भी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, मतलब राज्य की जो कार्यपालिका है या विधायिका है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, बस यही है कि इसमें जो वित्तीय समस्याएं हैं उनको संरक्षण देने के लिए बस थोड़ा वेतन भत्ते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। चलो, तो अभी तक आप जानते हो कि वित्तीय संकट जो है हमारे भारत में, मतलब वित्तीय संकट आया जरूर था लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ था। वित्तीय संकट 1991 में जरूर देखने को मिला था, लेकिन उस समय वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। ओके, तो ये आलोचना है तो सरललादी कृष्णस्वामी की आलोचना आप लिख सकते हो, टी कृष्णमाचारी की आलोचना लिख सकते हो, के शाह की आलोचना लिख सकते हो। उन्होंने अलग अलग टाइप से आलोचनाएं की हैं, जिसमें आप HB कामत हैं, उन्होंने भी आलोचना की है। ठीक है, तो इसमें कोई अब ज़्यादा खास रहा नहीं। ठीक है, तो अब हम मुझे लगता है कि अब इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं। तो आज हम जो राष्ट्रीय आपातकाल है या वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।